नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग क्ला क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान से एक नया चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और की पॉइंट जो है वो देखेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही सहायक होगा। तो भारत में राष्ट्रवाद, अभी इसके पहले आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके कुछ की पॉइंट हमारे सामने हैं। तो पहला की पॉइंट है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट, प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव। यानी कि पहले विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी युद्ध का जो है हर पहलू जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है और हर वर्ग जो है इसे प्रभावित होता है, हर क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। इसलिए इस प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जो है वो हर जगह देखने को मिला, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक। तो इस तरह से यहाँ पर जो है युद्ध की एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है वो पैदा की। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो युद्ध की एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की। इससे रक्षा में भारी व्यय हुई। इसको ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है संख्या में भारी व्यय हुई। और ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जबरन जो है, यानी कि खुद जो है भर्ती जो है वो की गई और में भारी कमी की मात्रा भी देखने को मिली। और यही नहीं, आम जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिला था। तो ये की पॉइंट था हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध उसका परिणाम, जिसका परिणाम जो है बहुत ही नेगेटिव रहा। इससे जो है तमाम तरह की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है देश में पैदा हुई और रक्षा में जो है काफ़ी व्यय देखने को मिला। और ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी युवा थे उनको जबरन जो है सेना में भर्ती कराया गया। और यही नहीं, यहाँ पर खाने पीने की भी कमी हुई है इससे। और इस वजह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो आसमान पर था। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का विचार कब आया, कैसे आया, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में भारत लौटे। ऐसा देखिए, महात्मा गांधी जो है विदेश से 1915 में पढ़ाई करके जो है भारत लौटे थे और तभी उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो की थी। किस लिए की थी? सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। और यही नहीं, 1917 में उन्होंने चंपारण और 1917 में खेड़ा और अहमदाबाद यानी कि 1918 में सफल आंदोलनों का उन्होंने आयोजन किया था। तो इस तरह से सत्याग्रह का विचार जो है गांधी जी के मन में आया था। यानी कि जब वो विदेश से वापस लौटे थे और 1915 में, और तब उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। और उनका ये मानना था कि सत्य की शक्ति के द्वारा, अहिंसा की शक्ति के द्वारा जो है वो काफ़ी जो है चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। और इस तरह से उन्होंने चंपारण 1917, खेड़ा 1917 और अहमदाबाद 1918 में सफल आंदोलनों का जो है उन्होंने आयोजन जो है वो किया था। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए भारी शक्तियां दी और बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने के लिए अनुमति दी। देखिए, यहाँ बताया गया है कि जब रॉलेट एक्ट 1919 में था तो उसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए काफ़ी जो है शक्तियाँ प्रदान कर दी। और ऐसा माना जाता है कि बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति जो है वो दे दी गई थी। और जब 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायल ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर, यानी कि भीड़ जो है काफ़ी थी और शांतिपूर्ण भीड़ पर जो है उसने गोलियां जो है वो चलवाई थी।
तो इस तरह से रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का जो है इंसिडेंट होता है। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट से आपको पता चल गया कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए काफ़ी भारी शक्तियां जो है वो प्रदान की गई थी और बिना मुकदमे के कई राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति जो है वो दे दी गई थी। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर जो है निर्दयता पूर्वक जो है गोलियां जो है वो चलवाई थी। अगला हमारा पॉइंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ था। तो देखिए गांधी जी का विचार था कि भारत में जो है अंग्रेजियों का जो शासन हुआ है वो किसी और के सहयोग से नहीं हुआ है बल्कि भारतीयों के ही सहयोग से स्थापित हुआ है। इसलिए उन्होंने उनका ये मानना था कि यदि भारतीय जो है अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दें, उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो ब्रिटिश शासन जो है उसकी नींव जो है वो ढह जाएगी। इस आंदोलन में उपाधियों को त्यागना और विदेशी वस्तुओं, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार करना शामिल था। यानी कि इस असहयोग आंदोलन में इस बात का विरोध किया गया कि वे विदेशी चीज़ों का जो है वो उपयोग नहीं करेंगे, वहाँ उनकी स्कूलों और अदालतों का जो है वो बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है 1921 में जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में जो है वो शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। चौरी चौरा की घटना यानी कि चौरी चौरा का कांड, चौरी चौरा कांड के नाम से भी जानते हैं इसे। तो आइए देखते हैं। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो समय था फरवरी 1922 का और चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा था वो काफ़ी हिंसक रूप जो है वो ले लिया गया था। और जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को क्या किया, जला दिया। और यहाँ यही नहीं, ये बात जो सुनकर, ये घटना के बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वो ले लिया था। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया था। तो कब लिया था? चौरी चौरा की घटना के बाद। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 22 फरवरी 1922 में फरवरी में चौरी चौरा में शांतिपूर्ण भीड़ पर जो है वो हिंसक का रूप ले ली और कई प्रदर्शनकारियों ने जो मिलकर जो है पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। और इस घटना का ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस जो है वो ले लिया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928 ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जांच के लिए सर जॉन साइमन के तहत एक आयोग जो है वो भेजा। देखिए ब्रिटिश की सरकार ने जो है भारत में वहाँ के जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसका क्या रख रखाव है, क्या उसके अंदर चल रहा है, उसकी जांच के लिए उन्होंने जो सरजान को जो है नेतृत्व में जो है एक आयोग जो है वो भेजा। और यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका बहिष्कार जो है वो किया था। यानी कि भारतीयों ने इस आयोग को माना नहीं बल्कि साइमन गो बैक के नारे के द्वारा जो है इसका बहिष्कार किया, क्योंकि ये ऐसा समूह था, ऐसा आयोग था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए उन्होंने साइमन गो बैक के नारे से जो है इसका बहिष्कार जो है वो किया था। अगला हमारा पॉइंट है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबियंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा। साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबियंट यानी कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा। आइए देखते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने 78 अपने अनुयायियों के साथ 78 जो फॉलोअर थे उनके साथ उन्होंने साबरमती से जो है अ, दांडी 240 मील तक जो है नमक यात्रा की शुरुआत जो है उन्होंने की थी। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन जो है वो किया था। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखिए इस तरह से गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो शुरू की थी नमक। और उसमें जो शामिल होने वाले लोगों की संख्या थी वो थी 78, 78 अनुयायी थे उनके साथ जो उनको मानते थे, उनके सिद्धांत के अनुसार चलते थे। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बनाकर यानी कि खुद जो है नमक बनाकर जो है कानून का जो है उन्होंने उल्लंघन जो है वो किया था। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो
हो गई थी। अगला हमारा पॉइंट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जैसा कि जानते हैं कि इसमें जो है भीमराव राव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और यही नहीं, इसने जो है दलित वर्गों के को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी, लेकिन उनका चुनाव सामान्य मतदाता वर्ग द्वारा किया जाना था। तो देखिए पूना पैक्ट में यही हुआ कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हस्ताक्षर हुए, जिसमें ये समझौता हुआ था कि जितने भी दलित वर्ग हैं उनको जो है अपने केंद्रीय और प्रांतीय विधायियों में जो है वो आरक्षित सीटें दी जाएंगी, और उनका चुनाव जो हो रहा था वो सामान्य वर्ग के मतदाता थे उनके द्वारा किया जाना था। तो इस तरह से पूना पैक्ट का पॉइंट जो है वो होता है। अगला हमारा पॉइंट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि सामूहिक अपनेपन की भावना। सामूहिक और अपनेपन की भावना, आइए देखते हैं। जैसा कि माना जाता है कि राष्ट्रवाद हमारे अंदर, हमारे देश में तब फैलता है जब लोग ये विश्वास करते हैं कि हम सभी जो है एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, एक ही राष्ट्र के हिस्सा हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि भारत माता जैसी आकृतियों, यानी कि भारत माता कहते हैं हम कि हम भारत माता के सपूत हैं, इस तरह से भारत माता की जैसी आकृतियों लोक गीतों के माध्यम से और कई प्रतीक, जैसे मान लीजिए कि तिरंगा झंडा ही ले लीजिए, और इतिहास के पुनर्व्यवस्था के माध्यम से जो है वो प्राप्त किया गया था। यानी कि लोगों के बीच सामूहिक अपनेपन की भावना जो है वो विकसित हुई थी, और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई थी, जिसका मानना ये है कि हम एक ही राष्ट्र के हिस्सा हैं और हमारी भारत माता एक हैं, और हमारे जो गीत संगीत हैं, हमारा जो प्रतीक है, हमारे जो चिन्ह है राष्ट्र के, ये सब जो है हमारे राष्ट्रवाद का जो है हिस्सा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि सामूहिक अपनेपन की भावना जो है वो विकसित हुई थी। अगला जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने भारत से तत्काल ब्रिटिश वापसी की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था। उन्होंने प्रसिद्ध नारा करो या मरो जो है वो दिया था। इसी आंदोलन के तहत उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध नारा करो या मरो जो है वो दिया था। तो ये था क्विट मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने तुरंत जो है ब्रिटिश वापसी की मांग जो है वो की थी, और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है उन्होंने किया था, और नारा था उसका फेमस करो या मरो, डू और डाई। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम की नज़र से। तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया किस वर्ष जो है वो आए थे। तो देखिए गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 1915। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट सत्याग्रह टेक प्लेस इन इंडिया। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो देखिए पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में जो है वो हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट देखिए 1919 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1919 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायल था, जिसने जो है वो भीड़ पर गोलियां जो है वो चलाई थी। अगला पॉइंट, एट विच कांग्रेस सेशन वाज नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम अपनाया गया था। कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, नागपुर के
अधिवेशन में जो है इस असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट है हमारा, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था? तो देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक को जो है महात्मा गांधी ने ही लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है, वाई वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो देखिए, असहयोग आंदोलन अभी हमने पढ़ा कि चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चौरी चौरा इंसिडेंट। अगला पॉइंट, हु फॉर्म स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है वो कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट देखते हैं, इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया कब आया? देखिए, साइमन कमीशन जो है 1928 में जो है इंडिया जो है वो आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच सेशन डिस कांग्रेस डिमांड पूर्ण स्वराज। वो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की गई थी? देखिए, वो जो था लाहौर जो है, लाहौर अधिवेशन जब हुआ था तब जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द साल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। नमक यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो देखिए, नमक की यात्रा जो है वो साबरमती आश्रम से जो है वो गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड द दांडी मार्च लास्ट। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो देखिए, दांडी मार्च जो है वो 24 दिनों तक चला था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, 24 दिन। अगला क्वेश्चन है, हु लेड पीजेंट इन अवध। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द पीजेंट इन अवध। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, किसानों का नेतृत्व जो है वो बाबा रामचंद्र ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी जी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो कब हुए थे? तो देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है 1931 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 1931, गांधी इरविन एक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। यानी कि 1930 में दलित वर्ग संघ का गठन किसने जो है वो किया था? 1930 में दलित वर्ग का गठन जो है वो किसने किया था? तो देखिए, बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है वो दलित वर्ग संघ का गठन जो है वो किया गया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन हुम वाज द पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? पूना पैक्ट में कौन कौन शामिल थे? तो आइए देखते हैं। पूना पैक्ट में जो है गांधी जी और अंबेडकर जी जो है वो शामिल हुए थे, इन्हीं लोगों के बीच में हस्ताक्षर जो है वो हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गांधी जी और अंबेडकर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की पहली छवि किसने चित्रित की थी? भारत माता की पहली छवि किसने चित्रित की थी? तो देखिए, पहली जो भारत माता के जो चित्रित करने वाले जो सदस्य थे चित्र का, वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की पहली छवि को जो है वो चित्रित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हु रोड वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ऐसा जानते हैं आप अच्छी तरीके से। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने जो है वो लिखा था, वही हमारे वंदे मातरम राष्ट्रगीत के जो है वो रचयिता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? गांधी जी के द्वारा वो कौन सा नारा जो है वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? जैसा अभी अभी हमने पढ़ा है कि गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, यानी कि डू और डाई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलूरी सीताराम राजू किस राज्य से संबंधित थे? अलूरी सीताराम राजू बिलोंग टू इन विच स्टेट? वो किस राज्य से जो है वो संबंधित थे? तो देखिए वो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड? पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार किस वर्ष जो है वो मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज जो है देखिए 1930 में जो है वो मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन पेशावर? पेशावर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पेशावर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है उसने किया, किसने किया था? तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है वो इस नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था पेशावर में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट रिस्ट्रिक्ट लेबरर फ्रॉम डूइंग वाट? अंतर्देशीय अप्रवासन अधिनियम ने श्रमिकों को क्या करने से रोका? अंतर्देशीय अप्रवासन अधिनियम श्रमिकों को क्या करने से रोका? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग टी गार्डन विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु वेर द टू ब्रदर हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? वो कौन से दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को जो है नेतृत्व किया था? खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व कौन से दो भाई किए थे, वो कौन थे? तो आइए देखते हैं। इसका जो देखिए नेतृत्व जो है वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है वो किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली और शौकत अली जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।